आप सभी का एक बार फिर से जैन क्लासेस द्वारा संचालित निशुल्क कोचिंग क्लास में स्वागत है। हम पटवारी परीक्षा से संबंधित वीडियोस की जो सीरीज लेकर आए हैं उसमें आज वीडियो नंबर 2 पेश है। तो उसमें हम बात करेंगे संविधान की। तो संविधान के अंतर्गत चलिए, तो आप 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे, ऐसा नहीं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो ये नेहरू जी भी प्रधानमंत्री उस दिन बने, नहीं, प्रधानमंत्री वो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो चुका था, तो प्रधानमंत्री थे ये। तो वहां संविधान सभा में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, उसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। इसमें टाइम लगा थोड़ा। तो अब इसमें क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है इसको समझिए। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये लिखा गया, उसमें ये दर्शाया गया कि ये जो संविधान सभा गठित हुई है, ये क्यों गठित हुई है, हमारा काम क्या है, हम क्या बना रहे हैं, कि संविधान बना रहे हैं। अच्छा, संविधान क्यों बना रहे हैं, यानी संविधान सभा जो संविधान बनाने का कार्य कर रही है उसके लिए ये जो बैठकें शुरू हुई है, ये संविधान क्यों बनाया जा रहा है, क्या जरूरत है संविधान की। तो उसमें जैसे आपने देखा होगा, संविधान जब पढ़ते हैं तो संविधान का जो संविधान का एक अनन्य भाग है, वो भी अभिन्न हिस्सा है संविधान का, प्रस्तावना, प्रीम्बल, या जिसे कहते हैं उद्देशिका। तो उसमें अपन पढ़ते हैं ना कि उसमें संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं, यानी संविधान का निर्माण क्यों किया गया, उसकी जरूरत क्या थी संविधान की। तो उसमें पढ़ते हैं ना अपन कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं। एक तो ये रीजन बताया, एक क्या बताया कि हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहते हैं, एक उद्देश्य ये बताया। पहला उद्देश्य तो वो था लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं, दूसरा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं लोगों को, यानी एक तरह से समानता हो गई न्याय का मतलब। एक था उसमें लोगों को विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराना चाहते हैं। विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की समता की स्वतंत्रता या आजादी प्रदान कराना चाहते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराना चाहते हैं। समता का मतलब होता है समानता। ये उद्देश्य उन्होंने बताए। एक जैसे ये भी था कि हम लोगों में बंधुता बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उद्देश्य उसमें बताए गए हैं ना, प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को पहली बार इस उद्देश्य प्रस्ताव में दर्शाया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही उस प्रस्तावना का जन्म हुआ, जिसको हम अभी पढ़ते हैं, आपके बुक्स वगैरह देखते हैं, आपने तीसरी क्लास से लेकर अभी जैसे सीनियर तक, 10th तक तो पढ़ी होगी बुक्स, तो उसमें पीछे लिखी रहती है प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना ना, वो प्रस्तावना, इसकी उत्पत्ति है इस उद्देश्य प्रस्ताव की। इस उद्देश्य प्रस्ताव में वो प्रस्तावनाएं लिखी हुई है कि हम भारत के संविधान का निर्माण क्यों करना चाहते हैं, संविधान क्यों बनाया जा रहा है भारत के लिए, और उसके रीजन आपको बता दिए गए, वो प्रस्तावना में लिखे हुए हैं कि ये उद्देश्य बनाने के। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने रखा प्रस्ताव, और ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को, यानी जो प्रस्तावना अपन पढ़ते हैं संविधान में, वह रखी गई 13/12/1946 को, और वो पारित हो गई 22 जनवरी 1947 को। तो अब स्वाभाविक है ना कि जैसे कोई काम शुरू कर रहे हैं अपन, पहले अभी संविधान का निर्माण शुरू हो रहा है ना, तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं ना कि ये काम क्यों शुरू किया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है। इसी प्रकार संविधान का भी जब काम शुरू हुआ बनाने का, तो पहले ये बताया जा रहा है
नेहरू जी द्वारा, क्योंकि भारत के उस समय सबसे बड़े व्यक्ति नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे वो देश के, राष्ट्रपति तो अभी कोई बना ही नहीं था, तो प्रधानमंत्री थे ना, तो ये चूंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई संविधान के उद्देश्य क्या है ये बताना, पूरे देश की जनता भी सुन रही थी उसको, संविधान सभा तो सुन ही रही थी, जनता को भी बता रहे थे कि भाई हम संविधान इसलिए बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता जब संविधान पहली बार नाम सुना लोगों ने, भारत के लोगों ने, कि संविधान भी कोई चीज होती है, पहले जानते नहीं थे संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान के बारे में बड़ी उत्सुकता थी यहाँ की आम जनता में। अच्छा संविधान आ रहा है, इसका मतलब तो अपने को कई तरह की आजादी मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, कई सुविधाएं मिलेगी सरकार से, भेदभाव खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगी, तो बड़ी लोगों में उत्कंठा थी कि चलो इसके बारे में क्या क्या हो रहा है, संविधान बन रहा है तो उसमें क्यों बना रहे हैं संविधान, क्या क्या लिखा जाएगा उसमें, तो ये सारी बातें इसलिए जनता की जिज्ञासा शांत करने के लिए वो बता रहे हैं यहाँ संविधान सभा में कि हम संविधान का निर्माण इसलिए करते हैं, आपको ये फायदे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद इससे संविधान निर्माण प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखो संविधान निर्माण के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया, कई समितियां बनाई गई, तो इन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी ना वो थी प्रारूप समिति, जिसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका काम क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों बनाई गई, इसका काम था, हमने आपको बताया पहले वाले वीडियो में कि संवैधानिक सलाहकार जो थे ना इसके, किसके, संविधान के, इसके संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे या वैधानिक सलाहकार थे BN राव, तो उनके द्वारा जो संविधान लिखने का काम उन्होंने किया, कानून वही लिखते थे, ये बड़े जानकार थे BN राव इसके कानून के, तो ये लिखते थे संविधान को, तो इन्होंने जो संविधान लिखा ना, जो तैयार किया, लिखकर ये दे देते थे इस प्रारूप समिति को, और प्रारूप समिति उसमें आवश्यक संशोधन, कई कटिंग करनी है, कुछ जोड़ना करना है या कुछ संशोधन करना है उसमें, वो करके फिर उसकी फाइनल ड्राफ्टिंग करती थी, फाइनल उसका प्रारूप तैयार करती थी, और फाइनल तैयार करके फिर उसने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी BN राव जो थे ना, लिखने का काम तो उन्होंने किया, 80% काम तो संविधान का उनके द्वारा किया हुआ है, और उन्होंने फिर लिख के पकड़ा दिया। अंबेडकर साहब थे इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति को पकड़ा दिया, और प्रारूप समिति का काम ये था कि वहां जो BN राव ने जो प्रारूप तैयार कर, जो संविधान तैयार करके दिया है, उसका फाइनल ड्राफ्टिंग करनी, उन्होंने कानून लिख दिए, अब उसमें क्या कोई संशोधन करना, वो फाइनल करके संविधान सभा के समक्ष पेश करना, पूरी सभा सभी सदस्यों के समक्ष, वो विचार विमर्श करेंगे फिर उसमें कि ये जो आपने प्रारूप तैयार किया है ये ठीक है, इसमें कोई कमी है, ये ऐसा कुछ जोड़ना या हटाना है, तो ये सारी बातें बाद में होती थी, पहले ये लोग तैयार करते थे। तो इसका काम था प्रारूप समिति का, मतलब ड्राफ्टिंग करना। और अब इसकी जो संरचना है प्रारूप समिति को, जो प्रारूप तैयार करती थी, जो उसका फाइनल रूप तैयार करती थी संविधान का, तो इसकी संरचना, अब इसमें क्या, एक तो अध्यक्ष था, 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर साहब का बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में, तो अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। और अन्य सदस्य जो थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अच्छा, ये जो है KM मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे, बाकी जो 5 सदस्य है, ये 6 जो है ना, ये अंबेडकर सहित ये सभी दूसरी पार्टी से थे। जैसे भीमराव अंबेडकर थे तो वो अनुसूचित जाति महासंघ उनकी पार्टी थी, या जैसे ये सैयद सादुल्ला थे तो ये उससे क्या नाम, मुस्लिम लीग से थे। तो अलग अलग पार्टी से थे ये सभी व्यक्ति। तो उसमें जो KM मुंशी या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस पार्टी से थे। एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया है कि संविधान सभा के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे, अभी आया एक क्वेश्चन, तो उसमें ये 4 के नाम आए हुए थे, उनमें से एक करना था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी को। अच्छा, N माधव राव, ये क्या BL मित्र एक सदस्य थे पहले इनकी जगह, तो वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, वो काम करने की स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता काम,
फिर उनके स्थान पर एन माधव राव को बनाया गया। 5वें सदस्य थे इसमें टीटी कृष्णामाचारी। अच्छा, ये क्या है, एक सदस्य हुआ करते थे डीपी खेतान। डीपी खेतान एक सदस्य थे, बिजनेसमैन भी थे ये। तो इनकी डेथ हो गई, थी, यहाँ खाली हो गई सीट, तो उनकी जगह पे टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। एक छठे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मुस्लिम लीग से थे ये, आसाम से थे, तो इनको बनाया गया। ऐसे करके 6 तो सदस्य हो गए और एक हो गए भीमराव अंबेडकर। अब क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने व्यक्ति थे, अध्यक्ष सहित बताइए। तो अध्यक्ष सहित 7 हो गए। ये पूछे कि अध्यक्ष के अलावा कितने थे, तो 6 हो गए। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। समझे, ये अपने को याद रखना इसमें। अब जैसे अंबेडकर साहब इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ना, तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। 8-10 समितियां थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी वो ये प्रारूप समिति थी। आज संविधान जो आप देख रहे हैं उसकी 80% 90% जो ड्राफ्टिंग और की उसमें इनका ही रोल था, इन्होंने लिखा था। बाकी सदस्य इतने विद्वान भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे। सबसे विद्वान तो BN राव थे। तो BN राव साहब ने लिख दिया संविधान, लिख के अंबेडकर साहब को पकड़ा दिया। अंबेडकर साहब ने अच्छी से उसको एक बार वापस चेक कर दिया, सभी लोगों ने, इन्होंने सातों ने। और जब करके कोई काट छाट करनी थी, जोड़ना या हटाना था, करके फाइनल कर दिया उसको। फाइनल करके फिर संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया। ये प्रक्रिया होती थी संविधान निर्माण की। तो अंबेडकर साहब का रोल सबसे बड़ा था ना, फाइनल तो वही करते थे ना भाई। किसी मामले में जो फाइनल डिसीजन पावर रखता है ना, वो ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, चाहे कोई सा ही हो। जैसे अभी मंत्री परिषद होती है, तो जैसे राज्यों की मंत्री परिषद होती है, तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की पोस्ट मैन हो गई ना। आपके परिवार में फाइनल डिसीजन कौन लेता है, जो मुखिया होता है वो लेता है, तो उसका रोल मेन होता है ना उसमें। तो इसलिए ये भीमराव अंबेडकर का सबसे अधिक योगदान था इस संविधान निर्माण में। जितने व्यक्ति थे ना, 299 आदमियों ने भाग लिया संविधान निर्माण की प्रक्रिया में। उसमें सबसे अधिक योगदान, सबसे महत्वपूर्ण रोल किस व्यक्ति का था, तो क्या कहेंगे, भीमराव अंबेडकर। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के रचयिता, जनक, जनक भी कहते हैं, पिता। ये भीमराव अंबेडकर को इसलिए उपमा दी गई है, इस इतना बड़ा योगदान होने के कारण, महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण। अच्छा, इसमें क्या किया, जो ये प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति ने प्रथम प्रारूप प्रकाशित किया था फरवरी 1948 में। जब दिसंबर 1946 में मीटिंग हुई ना इनकी, यहां से चल के ये चले फरवरी 1948 तक। तो BN राव साहब ने लिख के दे दिया इनको, तो फरवरी 1 महीने पहले करीब, और फरवरी 1948 में फिर इस समिति ने उसकी फाइनल ड्राफ्टिंग करके, लिख के फाइनल की हमारी तरफ से तो ये है, उसको प्रकाशित कर दिया पूरे देश में। तो देश की जनता को भी दे दिया गया, उनको भी दिखाया भाई हमने तो ये बनाया संविधान, इसमें हमने इतने 7 मौलिक अधिकार रखे हैं, अब 6 करने हैं, 8 करने हैं, जो आपके सुझाव दे दो। इधर संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया। जब कोई चीज प्रकाशित कर रहे हैं ना सुझाव के लिए, इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं, अभी फाइनल तो नहीं है, उनकी तरफ से फाइनल है, अंबेडकर साहब की तरफ से। भाई हमारी तरफ से तो फाइनल है, हालांकि संविधान सभा की तरफ से फाइनल नहीं हुआ। तो प्रकाशित कर दिया उसको, संविधान को, और जनता से कहा गया कि आप इसमें कोई संशोधन चाहते हो, कोई फेरबदल चाहते हो, कोई परिवर्तन चाहते हो, तो आप कृपया सुझाव पेश करें। तो जनता ने भी सुझाव पेश किए। कई लोग थे ना जनता में जो विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, वकील वगैरह और थे, तो इन्होंने पेश किए। या जैसे संविधान सभा के साथ एक ही दिन यहाँ भी पेश हुआ, संविधान सभा में भी, और आम जनता में भी, जो अखबार वगैरह थे उसमें इसको जारी किया गया। तो ये संविधान जो था ना, वो इस समिति ने प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट जो ड्राफ्टिंग थी उसको कब प्रकाशित हुआ, एग्जाम में पूछा जाता, तो फरवरी 1948 से प्रकाशित हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, फरवरी 1948 में प्रकाशित होने के बाद इनके पास आ गया ये करीब अक्टूबर 1948 में वापस सुझाव वगैरह ये सब आ गए। तो इन्होंने अक्टूबर में एक फाइनल ड्राफ्टिंग शुरू की। तो ड्राफ्टिंग शुरू की ना, तो अब इन्होंने क्या किया, नवंबर में संविधान सभा के सामने फिर फाइनल इसका ड्राफ्टिंग पेश कर दी, फाइनल प्रारूप पेश कर दिया कि हमने
फरवरी में जो प्रारूप प्रकाशित किया था इसका पहले वाला, उसके संबंध में जनता से ये सुझाव आए हैं, अपने जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनसे भी ये सुझाव आए हैं। मेन जनता से था, अभी संविधान सभा वालों से अभी अब मांगेंगे। मेन तो ये था कि जनता ने इसमें ये फेरबदल चाहा, उसके अनुसार हमने ये फेरबदल किया है, ऐसा करके उसको फाइनल करके अब संविधान सभा के समक्ष पेश कर रहे हैं नवंबर 1948 में। तो यहाँ क्या होता है, उसकी रीडिंग होती है, पढ़ा जाता है उसको, उसकी एक एक लाइन को पढ़ा जा रहा है। 251 पेज थे उस वक्त, अभी आज तो 270 है। 251 पेज थे संविधान के, 251 पेजेस को भी पढ़ा गया, तो 3 बार पढ़ा गया। अब फर्स्ट रीडिंग जो हो रही है इसकी, वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुई, समझे ना। अब ये हो गई ना, तो फिर क्या हुआ कि भाई फर्स्ट रीडिंग कर ली, फिर लोगों से पूछा कि चलो इसमें कोई ये जो हमने पढ़ा है आप सहमत हो कि नहीं हो, इसमें कोई चेंज करना हो। तो सदस्यों ने कुछ, जैसे किसी ने कहा कि नहीं साहब ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको, है कि जैसे नीति निर्देशक तत्वों में ये चीज पर्यावरण को जोड़ना भूल गए, आप पर्यावरण भी जोड़ो, समान काम के लिए समान वेतन जोड़ना है वो भी जोड़ो, क्या समझे। आपने राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन की आयु 30 साल रखी, 30 नहीं इसको 35 करो, इस तरह के सुझाव आए। तो फिर उसमें कुछ चेंज किया गया, जो सुझाव ठीक लगा इनको कि भाई ये जो कह रहे हैं जो सही है। अच्छा, संविधान सभा के सदस्य थे तो उनकी बात को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, संविधान सभा की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, जो उसके बाद कभी भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखने को नहीं मिली, कि ये जो संविधान है ना, ये जब पारित हुआ तो सर्वसम्मति से पारित हुआ, सभी सदस्य एक मतलब सहमत थे, किसी ने ये विरोध नहीं किया कि साहब इसमें हमने तो ये कहा था ये जोड़ दिया आपने, ये बात नहीं लिखनी चाहिए थी, आपने जो एमएलए की योग्यता कम बताई है, ज्यादा लिख दी इसमें, क्या समझे। ऐसा आपने न्यायाधीशों को पावर बहुत ज्यादा दे दिए, कम देने चाहिए थे, इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ यहाँ संविधान सभा में। सभी ने एक मत से, एक स्वर से संविधान को पारित किया था। तो क्या हुआ, इसलिए बार बार 3 बार पढ़ा जा रहा है यहाँ, ताकि कोई सदस्य असंतुष्ट नहीं रहे, उसकी कोई भी जिज्ञासा हो तो उसको शांत कर दें, उसका कोई सवाल हो तो उसका उत्तर दिया जा सके। तो जैसे पहला जो वाचन है, वाचन का मतलब रीडिंग, वो हो रही है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। द्वितीय वाचन हो रहा है फिर वापस 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 को। फिर ये क्या हुआ इसमें फिर धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ी गई, तो इसको लंबा चलाया ना। सबसे बड़ा लंबी रीडिंग ये थी 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, लगभग 12 महीने तक चलाई। तो 12 महीने तक इसको पढ़ा गया, रोज पढ़ देते थे और उनको पूछते थे कि भाई आज हमने ये पढ़ा, अब इसमें बताओ कोई चेंज करना हो। तो ऐसे फिर इसकी ये सबसे लंबा वाचन ही था। तो ये हो गया। इसके बाद जब ये वाचन हुआ ना 17 अक्टूबर 1949 तक, तो ये वाचन होने के बाद जो भी सुझाव आए उनके आधार पर संशोधन करके फिर फाइनल वाचन हुआ इसका 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। फाइनल वाचन में क्या कह रहे हैं वो कि देखो हमने 2 बार पहले इसको पढ़ा, फर्स्ट बार हमने पढ़ा तो आपने कहा कि इसमें ये चेंज करो, फिर हम चेंज करके ले आए। फिर द्वितीय बार पढ़ा, हमने डिटेल में एक एक शब्द को आपको समझाया, फिर आपने कहा कि थोड़ा सा इसमें चेंज करो, अब चेंज कर दिया है ना। अब कोई इसमें परिवर्तन नहीं है और हमने जो चेंज किया है वो आपने कहा वैसे ही चेंज हुआ है, उनको ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं कि आपने तो क्या कहा हमने अंदर क्या लिख दिया। क्योंकि संविधान की ड्राफ्टिंग तो हमारे पास हो रही थी, आपको क्या मालूम हम क्या लिख रहे हैं। आपने तो कह दिया कि साहब राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 साल होनी चाहिए, हो सकता है हमने 32 ही कर दी हो, 30 ही कर दी हो। तो क्या कह रहे हैं तृतीय वाचन में कि देखो आपने जो कहा था कि राष्ट्रपति की आयु 35 होनी चाहिए, ये हमने लिख दी है 35, देख लीजिए आप संविधान में, तभी तो वो साइन करेगा वहां संविधान सभा का मेंबर। जैसे जिसने भी डिमांड की, जैसे मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने कह दिया कि साहब हमने तो ये कहा था, अब आपने ये नहीं जोड़ा तो आपकी गलती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको कह रहे हैं कि देखो आपने कहा वो हमने जोड़ दिया। इस फाइनल तीसरी जो रीडिंग हुई इसमें बता रहे हैं उनको। अब तीसरी रीडिंग इसलिए नहीं की जा रही कि भाई अब कोई फेरबदल हो तो सुझाव दो, वो तो पहले दूसरे में मांग लिया उन्होंने, पहले में मांगा, पहले में आए वो, फिर दूसरे में लिख के दे दिया उन्होंने कि भाई ये दे देखो ये चीजें हमने लिखी है। अब फिर भी आप और चाहते हो तो बता दो। तो फिर तीसरी बार उन्होंने जब पेश किया तो कह दिया कि आपने जो 2 बार पिछली बार जो भी संशोधन कराए वो फाइनल करके हम लिख रहे हैं, जो जो आपने बताया वो आ गया है।
तो ये पुष्टि करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि भी आपने जो चाहा वैसा ही संविधान हमने बनाया है। तो फाइनल रीडिंग हो रही है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को शाम को 4 बजे इस संविधान को स्वीकार कर लिया गया। फाइनल रीडिंग खत्म हो गई 26 नवंबर को ही खत्म हो गई। तो फिर देरी किस बात की, सभी ने कहा आज ही लगाओ ठप्पा इस पे, तो उसी दिन इसको स्वीकार कर लिया गया। समझ गए, ये फाइनल हो गया। यानी ये जो संविधान है ना, भारत का मूल संविधान कहलाता। इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को जो पारित हुआ ना वहां से, उसमें उस दिन जो लिखा था वो मूल संविधान की वस्तु कहलाती है। अब उसमें कोई चेंज होगा तो वो संशोधन कहलाता है। और पहला चेंज हुआ, उसमें पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में, जब आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के संशोधन। तो अभी मूल संविधान आपसे पूछने के मूल संविधान से क्या आशय, मूल संविधान से आशय है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था भारत का, वो मूल संविधान कहलाता है। उसके बाद का संविधान मूल नहीं कहलाता है, तो उसके बाद तो चेंज अमेंडमेंट हो गए। तो ये स्वीकार हुआ। अच्छा एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार तो हो गया, वहां सबने कहा ध्वनि मत से कि ठीक है हम सहमत है, लेकिन जो साइन करने होते हैं ना संविधान के नीचे लास्ट के पेज पर, वो साइन हुए 24 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। स्वीकार कब हो रहा है, एक्सेप्ट कब कर रहे हैं इसको 26 नवंबर 1949 को, लेकिन साइन कब कर रहे हैं, 284 सदस्य उपस्थित थे इस दिन 26 नवंबर 1949 को जब ये स्वीकार हुआ। तो जब 24 जनवरी को इसकी अंतिम बैठक होती है, किसकी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। उस दिन दो काम हुए। एक काम तो ये हुआ कि ये 284 थे सदस्य वहां उपस्थित, तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए संविधान पे। अच्छा संविधान पे जो हस्ताक्षर हुए उसमें सबसे पहले पंडित नेहरू ने, जो कि प्रधानमंत्री थे वो भारत के, सबसे बड़ा ये मानो कि हक उनका ही था ना साइन करने का, तो पंडित नेहरू ने किए पहले साइन। और अंतिम लास्ट में आज भी आप देखोगे ओरिजिनल संविधान वहां रखा है, जो पार्लियामेंट है भारत का, संसद भवन है दिल्ली में, संसद भवन में आप जाओगे तो वहां इसमें एक बार सेंट्रल लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय, वहां हीलियम के बॉक्स में, एक कांच के बॉक्स में रखा गया है और उसमें हीलियम गैस भर दी गई है ताकि पेज खराब नहीं हो, धुंधले नहीं हो, स्याही उड़े नहीं, तो उसके हीलियम के बॉक्स में और रखा गया। ओरिजिनल कॉपी जो है संविधान की, हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन है उसपे। अच्छा वो संविधान जो है वो हाथ से लिखा हुआ है ओरिजिनल, ऐसा नहीं है टाइप कर दिया कि टाइपराइटर से या छाप दिया, हाथ से लिखा हुआ। लिखने वाले का नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय जदा, ये कलकत्ता के थे और इनको ढूंढने में बहुत टाइम लगा नेहरू जी को। नेहरू जी ने ऐसे आदमी की तलाश की कि यार इंडिया में मुझे वो आदमी बताओ जिसकी हैंड राइटिंग सबसे बेस्ट हो। तो पता लगा कि साहब एक कलकत्ता में वहां कोई कॉलेज है, तो इंस्टीट्यूट है वहां, एक कला संस्थान है, उस कला संस्थान के एक स्टूडेंट रहे हैं पहले, जो आजकल का दिल्ली में है, तो उनकी हैंड राइटिंग सबसे कलकत्ता में सबसे अच्छी आती थी। आप एक बार चेक करवा लो। तो नेहरू जी ने फिर दिल्ली में पता लगाया कि वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां से पकड़ा, उनको बुलाया, चलो साहब प्रेम बिहारी नारायण राय जदा जी आपकी सेवा लेनी के, बताइए साहब मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, मैं साधारण आदमी एक स्टूडेंट, क्या आपकी इसलिए जरूरत है मुझे कि संविधान लिखवाना है कि साहब मजाक कर रहे हो आप, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है आपसे लिखवाना है, नहीं क्या लिखाओगे, हाँ लिखाएंगे तो लिख देंगे, चलो बताओ तो क्या लोगे फीस, कि साहब फीस तो कुछ नहीं लूंगा, तो फिर भी तो फिर फोकट में लिख दोगे, हाँ फोकट में लिख देंगे, लेकिन एक शर्त है, बोलो क्या शर्त है, तो उस प्रत्येक पेज पर मैं अपना नाम लिखूंगा, ये शर्त उन्होंने रखी थी और उनके नाम भी है, साइन भी है उस पे, तो प्रेम बिहारी नारायण राय जदा का नाम आपको उस पे मिल जाएगा, ये उनकी डिमांड थी, तो ये पूरी की गई। और अच्छा इसमें कलाकारी भी की गई है, संविधान के जो पेज है ना ऊपर नीचे आप देखेंगे वो पेंटिंग हो रखी है, चित्र वगैरह है, जैसे फूल पत्तियों के चित्र है, पशु पक्षियों के चित्र है, मोर वगैरह के, ये भी पेंट, वो एक अलग व्यक्ति थे नंदलाल बोस, कलाकारी इन्होंने की थी। अच्छा अंतिम बैठक हुई थी इसकी 24 जनवरी 1950 को, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, प्रथम पंडित नेहरू और अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नीचे नीचे उनके साइन मिलेंगे आपको। अच्छा 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक थी ना उस दिन
दो काम हुए, एक तो संविधान सभा के रूप में सुबह वाले शिफ्ट में तो इन्होंने साइन कर दिए संविधान पे, और जो दोपहर बाद वाला शिफ्ट था उसमें क्या किया, इस संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया। कौन सा कार्य? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ उस दिन, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन इस संविधान सभा ने किया था। उस वक्त संसद यही थी और संविधान सभा भी यही थी। तो 24 जनवरी को ये दोनों काम है। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को शपथ ली थी, उसका रीजन ये था कि 26 जनवरी 1929 को पहले अपन वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना चुके थे, तो वो उसकी याद को अमर बनाए रखने के लिए ये तारीख सेलेक्ट की गई। तो 26 जनवरी 1950 को ये शपथ ग्रहण करेंगे, अब पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि इनका निर्वाचन 24 जनवरी 1950 को हुआ। एग्जाम में पूछ ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन कब हुआ? 26 जनवरी भी आएगा वहां, 24 जनवरी भी आएगा, 25 भी आएगा, 15 अगस्त भी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी को इनका निर्वाचन हो गया था। नीचे चलेंगे, ये वाचन हो गया 3 बार, रीडिंग हो गई। उसके बाद अंतिम स्वीकार। अच्छा, जिस दिन स्वीकार हुआ उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे 26 नवंबर को, इसलिए 24 जनवरी को जब साइन की बारी आई ना, तो जो लोग इस दिन उपस्थित थे उन्होंने ही साइन किए इस पे। ऐसा नहीं कि साहब उस दिन कोई दूसरे आ गए तो उन्होंने भी कर दिया, नहीं, जो उस दिन 26 नवंबर को उपस्थित थे वही साइन करेंगे। 284 सदस्य ने साइन किया। अच्छा, आपने को मालूम है कि जो पाकिस्तान के निर्माण के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? शुरू में 389 थी, पाकिस्तान अलग होने के बाद रह गई 299। तो 299 में से 284 सदस्य उपस्थित थे उस दिन, 15 आदमी गायब थे। तो वो गायब थे तो फिर गायब ही रहे, साइन भी 284 के ही है। अच्छा, ये जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपने सामने आया, जो फाइनल हुआ, उस दिन उसमें क्या क्या चीजें थी? तो एक तो थे अनुच्छेद, संख्या कितनी थी उनकी? 395। अच्छा, ये भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। और ये तीनों क्या होते हैं अभी आपको अभी ये एक्सप्लेन करते हैं अभी बोर्ड को साफ करके। अच्छा, आगे आइए, इसमें पृष्ठ कितने थे? 251 पृष्ठ थे संविधान में। अभी आज तो 270 है, तो 251 थे। चूंकि संशोधन हो गए ना, तो कई चीजें जोड़ी गई, जैसे मौन कर्तव्य जोड़े गए, और पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित भी हमने 1992 में संशोधन करके जोड़ा, तो काफी पेज बढ़ गए उसमें। तो 251 पृष्ठ थे। खर्च हुए 64 लाख रुपए उस वक्त। और इस संविधान को निर्माण करने में या इसको बनाने में कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया? 60 देशों के संविधानों का। ये BN राव जो थे ना, खूब घूमे दुनिया में, सबसे ज्यादा इन्होंने की यात्रा है, ये घूम के देख के आए। वैसे भी इनको बड़ी नॉलेज थी बाहरी संविधानों की, तो ये इन्होंने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। उनमें जो अच्छी बातें थी उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। जैसे नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहां से लिए? आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से लिए अपन। मूल कर्तव्य तो वो तो बाद में लिए, रसिया से लिए। तो ये सब चीजें क्या आ गया, हमने यहां से लिए। अच्छा, आगे चलेंगे। और भारतीय संविधान में जैसे एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा नकल हमने कहां से की? तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो नकल हुई वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक तो ये बनता है, और ये भी आ जाए, या फिर ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान चूंकि जो भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन की संसद ने बनाया था, तो शासन अधिनियम 1935 की जो बातें हैं वो सारी की सारी ब्रिटिश संविधान से ली हुई। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा नकल की गई तो ब्रिटेन के संविधान की गई, या ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 की गई। अच्छा, कुल बैठकें हुई इसमें 12 बैठकों का मतलब, वैसे जो दिन थे वो तो 114 दिन आ रहे हैं, लेकिन बैठकें 12 का मतलब यहाँ ये मानिए आप कि अधिवेशन से होता है कि बीच में से आज बैठक शुरू हुई ना, तो एक बैठक का मतलब ये हुआ कि जैसे आज बैठना शुरू तो रेगुलर 10 दिन तक बैठे तो ये एक बैठक हो गई। कभी 5 दिन बैठे रेगुलर तो वो एक बैठक होगी। ऐसे करके 12 बैठकें हुई है, 12 अधिवेशन कह सकते हैं, 114 दिन तक चली है। टाइम कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आप वैसे जानते, याद होगा आपको। तो ये फैक्ट्स है कुछ इसके बारे में जो जानेंगे।
और एक बात मैं आपको इसमें बता देता हूं अभी संविधान के बारे में। अनुच्छेद क्या होते हैं, देखिए अब अपने को ये जानना है कि संविधान लागू कब हुआ, संविधान का क्रियान्वयन। तो संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, यानी हम चाहते तो उस दिन लागू कर देते, लेकिन किसी दूसरे रीजन से एक ऐतिहासिक कारण था उसमें, इसलिए लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी को लागू किया जाना था क्योंकि 26 जनवरी का कोई ऐतिहासिक महत्व था। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे अपन। तो ये संविधान को लागू 26 नवंबर 1949 को नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे को ही नहीं किया गया। उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए। आंशिक रूप से तो भारतीय संविधान 26 नवंबर को ही लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को ही। और जैसे कौन से 16 अनुच्छेद थे वो जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। जैसे नागरिकता से संबंधित थे 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 5 से लेकर 11 तक किया ना, 5 से 9 तक के है तो वो लागू हुए थे। यानी नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे भाग 2, तो वो लागू हो गए थे। इसी प्रकार क्योंकि नागरिकता का मामला तो बड़ा वहां उस समय हाईलाइटेड था, पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आ रहे थे, कुछ पाकिस्तान से वहां जा रहे थे, तो इसलिए नागरिकता के नियम तो हाथों हाथ ही लागू किए गए। और इसके बाद इसके अलावा जैसे राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 60 उसको भी लागू किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होना था 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करे उससे पहले राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जानी थी, तो शपथ लागू किया गया अनुच्छेद 60। इसके अलावा जैसे आगे जाते हैं अपन तो और भी अनुच्छेद है, जैसे 324 है अनुच्छेद, किसका, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। तो चुनाव आयोग और निर्वाचन से था, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना था ना, तो उस 324 में चुनाव से संबंधित कुछ पावर्स हैं चुनाव आयोग के, तो वो उसमें लिखे हुए थे, इसलिए उसको भी लागू कर दिया गया। 360, 66, 67 ये इस तरह के थे कुछ 16 अनुच्छेद जिनको अब आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है पटवारी एग्जाम में, चूंकि अपन पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ अपने को इतना ही जानना है कि आंशिक रूप से यानी 16 अनुच्छेद जो थे संविधान के वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, और जो शेष अनुच्छेद रहे वो भी कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा था ना वो सब लागू हो गया। 395 अनुच्छेद लागू हो गए, अनुसूचियां भी लागू हो गई 8 ही, है ना। अच्छा, परिशिष्ट थे ही नहीं उस वक्त। तो आप ये जानेंगे कि अब आपसे पूछ ले कि चलो बताओ भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 बताएंगे। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि साहब 26 जनवरी को कैसे, वो तो पहले भी लागू हो गया, लेकिन ये आंशिक रूप से लागू हुआ। इसलिए लागू हुआ कब माना जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन आ जाए और वहां ऑप्शन ये रहे 26 नवंबर 1949 भी रहे, 26 जनवरी 1950 भी ऑप्शन है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि चलो बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आपको ये बताना है 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बी हो, ए हो, और सी में हो कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और नीचे आ जाए भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से लागू हुआ, तो ये ऑप्शन रहेगा वहां सही कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को और आंशिक रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप समझिए, आंशिक का मतलब 16 इधर, बाकी जो अनुच्छेद बचे वो फिर 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। लेकिन लागू होने का जो दिन है वो 26 जनवरी 1950 ही माना जाता है। जब आंशिक वाला मामला है तो फिर आप दोनों ही लिखेंगे उसको। अच्छा, भारतीय संविधान का नाम क्या है, एग्जैक्ट नाम क्या है आपसे पूछ रहे, चलो भारतीय संविधान का नाम बताओ, तो अब उसका नाम है भारतीय संविधान। कहीं ये नहीं है कि भारतवर्ष का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान,
क्या नाम है? भारतीय संविधान। ये ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, अब आपको ये जानना है कि ये जो भारत में विधि दिवस है, कानून दिवस है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कहो या कानून दिवस कहो या विधि दिवस कहो, एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ इनसे। बताइए संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, जबकि भारत का संविधान तो लागू तो उस दिन हुआ था। किस दिन? 26 जनवरी को। पूर्ण रूप से लागू आना तो लागू होने की तारीख अपन वही मानेंगे, तो लेकिन संविधान दिवस 26 नवंबर माना जाता है क्योंकि इस दिन भारत का संविधान स्वीकार हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये अभी घोषित हुआ है। और पहली बार भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट बार इतने सालों में, 65 साल बाद हमने पहली बार मनाया 26 नवंबर 2015 को। इतने दिन हमें अपने को कभी ध्यान ही नहीं गया कि यार संविधान स्वीकार हुआ, वो भी एक फंक्शन के रूप, वो घटना, उस घटना को, उस दिन को भी अपने को याद करना चाहिए, उसको भी एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं किया 65 सालों में हमने। और पहली बार 26 नवंबर 2015 को भारत में संविधान दिवस मनाया गया। ऐसा नहीं कि आप कर दो साहब 26 नवंबर 1950 को मना लिया गया कि पहला संविधान दिवस, एक साल होते ही नहीं मनाया गया। अभी मनाया ही पहला ये गया है 2015 में। इसको ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछ रहे, चलो बताइए संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान में क्या क्या आता है? परिभाषा हम जान चुके हैं। संविधान में क्या क्या सम्मिलित है? घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो संविधान के अंतर्गत एक तो आती है उद्देशिका, प्रस्तावना कहते हैं इसको, प्रीम्बल। वो जो है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, इसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए, उनमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, ये जो सारी चीजें लिखी है प्रस्तावना में, वो इस उद्देशिका के अंतर्गत आती है। उद्देशिका में क्या लिखा है कि संविधान का उद्देश्य बताया गया है कि इसको क्यों बनाया गया, जैसा मैंने आपको पहले बताया। उद्देशिका को एकदम हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो एक एक शब्द, एक एक इसकी लाइन आपके क्लियर हो जाएगी। अभी इतना समझ लो कि एक तो उद्देशिका है, एक अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। अब आप कहोगे साहब दोनों में फर्क क्या है? देखो उद्देशिका का कोई अनुच्छेद नहीं है, उद्देशिका अनुच्छेदों का भाग नहीं है। आपसे कोई पूछ रहे, चलो बताओ उद्देशिका या प्रस्तावना कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है, कौन से भाग में लिखी हुई है, तो आप ढूंढते रह जाओगे पूरे संविधान को, कहीं नहीं मिलेगी वो अनुच्छेदों में। वो अनुच्छेदों में है ही नहीं, अनुच्छेदों से उसका कोई संबंध है ही नहीं। क्योंकि आप समझो भाई, उसमें उद्देशिका में क्या, ये जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं इनका पर्पज बता रही है, तो ये तो पर्पज बता रही है, तो फिर इसका अंग कैसे होगी? ये तो पर्पज बता रही है ना, उसका उद्देश्य बता रही है कि ये 395 बातें क्यों लिखी गई, इसलिए वो इसके किसी अनुच्छेद में नहीं हो सकती, वो तो अलग ही रहेगी इनसे। तो उद्देशिका इनसे अलग है। और उसके बाद फिर शुरू होते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 395 है। लेकिन यहां जो कंसेप्ट वाली बात है, जो एग्जामिनेशन में जहां भ्रम पैदा होता है, वो आप यहां क्लियर कर ले रहे हैं। और वो ये है कि जब भारतीय संविधान बना, यानी मूल संविधान, मूल भारतीय संविधान का मतलब है संविधान 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ, उस दिन जो स्वीकार हुआ, उस दिन उसमें क्या क्या लिखा था, उसमें जो कुछ भी लिखा था उसका जो स्वरूप था उसको मूल स्वरूप कहते हैं। तो मूल स्वरूप यानी मूल जो संविधान था, यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था अपना, उस दिन उसमें थे 395 अनुच्छेद, है ना। और वर्तमान में 395 है, वर्तमान में भी 395 ही है। अब पहले आप एक बार ये समझ लो, तो मैं वापस इस पे आऊंगा कि अनुच्छेद होते क्या है। अनुच्छेद का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्टिकल, और इसका मतलब होता है नियम संख्या या क्रम संख्या। यानी संविधान में जो बातें लिखी हुई है, जो नियम लिखे हुए हैं, जो कानून उल्लेखित हैं, उनकी क्रम संख्या है ये, उनकी क्रम संख्या। तो वहां क्या है कि संविधान में, जैसे मैं ये कहूं कि चलो बताओ अनुच्छेद 250 में क्या लिखा है, मैं ये भी कह सकता हूं कि चलो बताओ नियम संख्या 250 में क्या लिखा है, एक ही बात है। यानी आप नियम संख्या कहो या अनुच्छेद कहो, नियम संख्या 250 कहो या अनुच्छेद 250 कहो, क्रम संख्या 250 कहो या अनुच्छेद 250 कहो, एक ही बात है, समझे ना। तो ये सीरियल नंबर है, तो वहां ये नियम संख्या या क्रम संख्या शब्द का इस्तेमाल न कर संविधान निर्माताओं ने थोड़ा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड का शब्द इस्तेमाल किया गया, अनुच्छेद, समझे ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद का मतलब है
जो नियम लिखे हुए हैं उनकी क्रम संख्या, वहां क्रम संख्या न लिखकर, सीरियल नंबर न लिखकर अनुच्छेद लिख दिया गया। आ गया समझ में? अब चलेंगे आगे, भाग क्या होता है। ये कौन सी बीमारी भाग वाली? देखो, भाग का मतलब होता है कि जो अनुच्छेद है ना 395, इनमें कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो एक ही तरह के हैं, उनका संबंध एक ही सब्जेक्ट से है, एक ही विषय से है, एक ही मामले से है। जैसे मौलिक अधिकार, अब मूल अधिकारों से संबंधित 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। कितने? 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद इसमें मूल अधिकारों से संबंधित है। तो ये जो मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उनको एक भाग में रखा गया है। यानी क्या हुआ, एक ही प्रकार के अनुच्छेदों का जो समूह होता है उसको कहते हैं भाग। यानी भाग में क्या मिलेगा, जितने भी अनुच्छेद मिलेंगे वो एक ही सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, दूसरे विषय से उसका संबंध नहीं होगा। जैसे भाग नंबर 3, हमने क्या लिखा, भाग नंबर 3, और यहां इसका विषय है भाग नंबर 3 का संबंध किससे, मूल अधिकार, और अनुच्छेद है उसमें 12 से लेकर 35 तक। इसका मतलब ये हुआ कि भाग नंबर 3 में जितने भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं उन सभी का संबंध मूल अधिकारों से है। और वो अनुच्छेद कौन से हैं, 12 से लेकर 35 तक। एक क्लियर रेगुलर में आएंगे ये, ऐसा नहीं कि 12, 13, 14, 15 तो मूल अधिकारों से आ गया और 16 नंबर को उठा के मूल कर्तव्य से ले लिया, या पंचायतों से ले लिया, या मान लो आपात उपबंध से ले लिया। ऐसा नहीं करते। 12 से लेकर 35 तक रेगुलर जो ये अनुच्छेद है सभी का संबंध मूल अधिकारों से है। और ये सारे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप एक एक समझ जाओगे। फिर आप अच्छे से इसको समझ लोगे। जब उसको पढ़ोगे ना अंदर, जब वापस अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान को डिटेल में, तो ये सब आएंगे। तो जब इनको वहां समझ लोगे आप मूल अधिकार क्या है, तो फिर यहाँ इसको, इस लिस्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मूल अधिकार भाग क्या हुआ, एक ही प्रकार के अनुच्छेदों का समूह। एक प्रकार के अनुच्छेद हो गए ना मूल अधिकार, इससे संबंधित ये समूह 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों को एक भाग में रखा गया है क्योंकि एक ही प्रकार के हैं, और उस भाग का नंबर दिया गया है भाग नंबर 3, है ना। अब भारत में क्या है, वैसे आप बात करें तो अपने यहां जब भारतीय संविधान बना था ना, तो संविधान बनने के समय अनुच्छेद कितने थे, 22। अच्छा, आज कितने हैं? ज्यादातर स्टूडेंट क्या बताएंगे, भाग जो थे ना कितने थे, 22 भाग थे ना बनते वक्त, 26 नवंबर 1949 को। अब आज आपसे पूछ ले, आपसे क्या अधिकांश स्टूडेंट से पूछ ले तो कोई 25 बताएगा, कोई 24 बताएगा, कई किताबों वाले भी 25 बताते हैं। यही बात अनुच्छेद के साथ है कि आज कितने अनुच्छेद, 460 है सर आज, और अब भाग कितने के, भाग 25 है। अब जैसे भाग की बात करें तो उस वक्त 22 थे और आज भी 22 ही है। अनुच्छेद भी उस दिन 395 थे, आज भी 395 ही है। तो आप कहोगे साहब बाकी जुड़े, उनका क्या हुआ, कि भाग जुड़े तो भाग होगा क्या हुआ, तो भाग जुड़े ना। तो अब जैसे आप समझो, पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं, भाग नंबर जैसे 1 से लेकर 22 तक है ना, अभी मैंने बताया आपको कि शुरू में 22 थे, आज भी 22 है। अब वो 22 की बात करें अपन, तो भाग नंबर 1 जो है आपके, जैसे तो उसके वो संघ के संबंध में है, यानी संघ व उसके क्षेत्र। इसका मतलब भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, कितने संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज, संघ केंद्र शासित प्रदेश, उनका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में है। और वो 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद वो भाग नंबर 1 में रखे हुए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। जैसे इसी तरह भाग 2 में क्या, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद रखे हुए हैं। उन अनुच्छेदों की संख्या 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद संख्या यानी अनुच्छेद 5 से 11 यानी नियम संख्या 5 से 11 तक का संबंध नागरिकता से है, और वो भाग नंबर 22 में रखे हुए हैं। इसी प्रकार भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, यानी इसमें जो अनुच्छेद है ये 12 से 35 अभी आपको बताया, वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4, तो भाग 4 में आप जाएंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनसे संबंधित अनुच्छेद है सारे ही, 36 से लेकर 51 तक ये अनुच्छेद है। तो इनको भाग 4 में, क्योंकि सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है कि जैसे सरकार
आपको जो नीति बनानी है ना, कानून जो बनाना भविष्य में, जो योजना बनानी है कोई भी, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, कानून बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है उसको, कि ये 36 से 51 में जो बातें लिखी है ये भी लागू होनी चाहिए। आप कोशिश ये करो, सरकार से कह रहे हैं संविधान निर्माता, कि आप भविष्य में ये कोशिश करना कि जो हमने इनमें लिखा है इनको आप कानूनी रूप दे दो। जैसे क्या लिखा उन्होंने कि सामाजिक न्याय की स्थापना करो, आर्थिक न्याय की स्थापना करो, राजनीतिक न्याय की स्थापना करो, या उन्होंने लिखा कि जैसे समान काम के लिए समान वेतन दो, है तो समान काम के लिए समान वेतन में अब सरकार ने क्या है कि कानून ये बनाना कि जैसे सरकारी नौकरी करती है, कोई लेडी भी कर रही है, पुरुष भी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, दोनों को समान ही तो मिलती सैलरी। ऐसा थोड़ी है कि लेडी पटवारी को तो तनख्वाह कम मिलेगी, जो पुरुष पटवारी उसको ज्यादा मिलेगी, ऐसा नहीं है सरकार में। तो सरकार ने अपने जो सरकारी सेक्टर वहां तो उसको लागू कर दिया नियम को, जो लिखा है नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन अभी जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, गांव में चले जाओ, तो वहां मान लीजिए मिर्च तोड़ने का काम है, महिला मजदूर गई तो उसको 200 रुपए देंगे, और वही पुरुष तोड़ने गया उसको 250 रुपए देंगे। ये समान काम के लिए असमान वेतन दिया जा रहा है गांव में आज भी। तो यहाँ नीति संविधान निर्माता क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे कानून बनाओ कि ये जो असमानता है ना वेतन में, मजदूरी में, उसको दूर किया जा सके, महिला को भी उतना ही मिले, पुरुष को भी इतना ही मिले। तो ये ऐसे निर्देश उसमें दिए हुए हैं कि भविष्य में आपको ऐसा करना है। पर्यावरण सुधार के लिए इसमें लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको कानून बनाने हैं। तो 1972 में पर्यावरण, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, पर्यावरण से संबंधित कई कानून सरकार ने बनाए हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि इनको कानूनी रूप दिया जाना चाहिए सरकार द्वारा। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, संविधान निर्माताओं द्वारा। इस भाग में लिखकर, वो इस भाग में क्या लिख रहे हैं कि भाई हमने इसमें जो लिखा है उनको आप कोशिश ये करो कि धीरे 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 इनको कानूनी रूप दे दो, इनको लागू कर दो। जैसे बुढ़ापे में सरकार आर्थिक सहायता करेगी, करती है ना, कि वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, तो वो इसमें लिखा हुआ था, इसलिए अब कई सालों बाद अब शुरू किया। एक क्या है, जैसे कि बीमारी में आर्थिक सहायता देगी, दे रही है ना, भी कोरोना के समय 1000 रुपए 500 रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कोष के तहत आ रहे हैं ना किसानों के पास, उनके गरीब लोगों के पास, तो बीमारी में सहायता कर रही है। तो इस तरह के ये सब कानून वहां लिखे, ये सब आपके आगे डीपीएसपी विस्तार से पढ़ेंगे अपन उसमें, जब आगे भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे तो उसमें ये आएंगे तो आप समझ लोगे। यहां तो बस अपने को समझना भाग क्या चीज है और ये अनुच्छेद क्या है, दोनों में संबंध क्या है ये समझना है। बाकी किस भाग में क्या है संबंध, सब्जेक्ट क्या है, उसमें किन विषय से संबंध, किस विषय से संबंधित कानून लिखे हुए हैं, अनुच्छेद लिखे हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइए भाग 3 का संबंध किससे है। अब नीचे आ जाएगा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य भी आ गया, पंचायतें भी आ गई, निर्वाचन भी आ गए, तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार से इसका संबंध, ऐसे पूछा जाता है। ये पूछना कि चलो मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, 1 2 3 4, तो फिर आपको 3 वहां राइट कर रहा है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे चौथा भाग है वो ये हो गया 4A, बाद में जोड़ा गया है, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। 11 मूल कर्तव्य अपने भी भारतीयों के 11 मूल कर्तव्य, यानी ये नागरिकों से अपेक्षा की गई, इनमें जो बातें लिखी हुई ना मूल कर्तव्यों में, तो नागरिकों से, भारतीय जनता से अपेक्षा की जा रही है सरकार के द्वारा कि भाई आपको ये बातें अपने आचरण में दिखानी चाहिए, आपको इसका पालन करना चाहिए। अब ये क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे उसको। और 51A, इसका अनुच्छेद 51A है, क्योंकि बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। ये जो भाग है मूल संविधान में नहीं था। ये कब जोड़ा गया, 1976 में भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा। तो नया जोड़ा गया ना, तो नया जोड़ा गया तो नियम क्या था कि देखो अनुच्छेद क्या आ रहा है इसमें, 51A, लास्ट अनुच्छेद उधर है 395। अब ये चाहते तो 396 कर सकते थे वहां, लेकिन उसको तो आगे बढ़ाना ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा, 395 से आगे नंबर नहीं होगा कोई सा भी। ये तो हो सकता है 395 ABCDEFG तो हो सकता है, लेकिन 396 नहीं होगा। इसलिए क्या किया, जब मूल कर्तव्य जोड़े गए तो यहां इसके साथ अटैच कर रहे हैं 51 के साथ, और फिर क्या करेंगे, 51 में तो लिखा हुआ ही है, ये बातें लिखी हुई है, तो 51A अलग से नंबर बनाया गया और उस नंबर में ये मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। और इधर भाग भी अलग बनाया गया, क्योंकि इस भाग का संबंध
तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। और अपन जो चीज जोड़ रहे हैं मूल करते हुए का संबंध इस विषय से नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में तो ये सरकार के कर्तव्य एक तरह से, और ये कर्तव्य पब्लिक के हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, इसलिए दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? एक म्यान में दो तलवारें कैसे हो सकती है? इसलिए क्या किया इन्होंने, भाग नंबर 4 के साथ ही इसको जोड़ा और वहां 4A लिख दिया, इधर अनुच्छेद लिख दिया 51। एक ही अनुच्छेद में 11 ही मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। अब आप कहोगे कि साहब इसको इस मूल कर्तव्य को यही क्यों जोड़ा, 51 पे क्यों जोड़ा? यहां भी जोड़ सकते थे, पंचायतों के साथ भी, या आपात उपबंध के साथ जोड़ देते, संशोधन के साथ जोड़ देते, इधर यहाँ नीचे जोड़ देते। यहां क्यों जोड़ा गया, इसका रीजन अभी समझ में नहीं आएगा आपके। जब आप तीनों पढ़ लोगे तो आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही आप समझ जाओगे कि मूल कर्तव्यों को यहीं क्यों फिट किया गया, समझे? तो वो जब आप वीडियो देखेंगे आगे वाला, जब हम आपको मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार पढ़ा चुके होंगे, तो फिर जब आप वापस इस पर नजर डालोगे तो एकदम आप ही कह दोगे साहब 60, इसीलिए इसको यहां जो जोड़ा गया बिल्कुल सही जोड़ा गया, समझ गए? नीचे भाग नंबर 5, ये तो मूल संविधान में लिखा हुआ था। संघ का मतलब यूनियन का मतलब जैसे संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सभी आ गए इसमें। या जैसे संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायाधीशों के कर्तव्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, न्यायाधीशों की, न्यायालयों के कार्य क्या है। और इसमें है जैसे आपके क्या नाम, ये जो संघ है ना, केंद्र सरकार, केंद्रीय विधानमंडल, वो जो व्यवस्थापिका संसद हो गई ना, उसके बारे में, केंद्रीय सरकार के बारे में, संघीय न्यायपालिका के बारे में विस्तार से नियम लिखे हुए। राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति मतलब जैसे हटाया कैसे जाता है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। तो ये आप क्या आगे जब संघ पढ़ेंगे ना, या भाग 5 जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ लेंगे इसको, अभी यहाँ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो भाग 9 है पंचायतों का उल्लेख, ग्राम पंचायतें, अच्छा ये भी बाद में जोड़ा गया था। हालांकि आप कहेंगे साहब बाद में जोड़ा गया तो 9A आना चाहिए था, फिर यहाँ 9 क्यों आ रहा? 9 इसलिए आ रहा कि ये खाली चल रही थी गाड़ी कई दिनों से, ये पहले अनुच्छेद खाली हो गया था, ये भाग खाली हो गया था, अनुच्छेद भी खाली हो गया था। तो यहाँ क्या किया कि जब खाली था ना, तो पंचायतों को उस खाली में फिट कर दिया गया। और उसके बाद ग्राम पंचायतें, ये कब जोड़ा, ये कब लिखी गई? संविधान में। पंचायतें जो है ये मूल संविधान में नहीं थी। 26 नवंबर 1949 वाली जो कॉपी संविधान की उठा के देखेंगे तो आपको पंचायतें भारतीय संविधान में कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। इनको लिखा गया भी 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके, और उसके तहत पंचायतों को भाग 9 में जो स्थान दिया गया। और इधर अनुच्छेद 243 से लेकर 243O ABCDEFGHIJKLMNO O तक है ये, है ना, ये ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, इधर उसके बाद 1992 में भी ही एक भारत में संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ एक नई चीज जोड़ रहे हैं संविधान में। संशोधन का मतलब 3 बातों से होता है। संविधान में पहले से कोई चीज लिखी हुई इसको बिल्कुल मिटा देना, हटा देना, वो भी कहलाता है संविधान संशोधन। पहले से कोई चीज लिखी हुई है उसमें कोई उसमें फेरबदल करना, कि जैसे मताधिकार की आयु 21 साल थी, उसको घटाकर 18 कर दी, तो उसको कहते हैं वो भी संशोधन है। और एक नई चीज जोड़ना बिल्कुल ही जो संविधान में अभी तक थी नहीं, वो भी संशोधन कहलाता। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, आपको अनुच्छेद 300 जब 368 पढ़ेंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएंगे ये संशोधन होते हैं। तो ये संशोधन किए गए थे भारतीय संविधान में, और संशोधन द्वारा पंचायतें जोड़ी गई 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। उन पंचायतों को फिर संविधान में कहां रखते, तो उनको रखा गया इधर तो भाग 9 और अनुच्छेद 243, यानी 243 से लेकर 243O तक पंचायतों का उल्लेख है संविधान में। ये पहले ग्राम पंचायतें ऊपर में ही थी, अब पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिल गई। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, जब संविधान में कोई चीज आ जाती है ना, तो वो क्या होता है कि जैसे अभी चुनाव है, पहले 10 साल 15 साल तक सरपंचों के चुनाव नहीं कराते थे। एक सरपंच को बढ़ा दिया तो उसी को आगे बढ़ाते रहते थे कार्यकाल के, चलो 5 साल तक कर लिया, अभी 2 साल और करो, चलो 4 साल और आप ही रहो सरपंच, अच्छा 5 साल और रहो, 15 साल 12 साल सरपंच रहेगा एक ही आदमी। अभी ऐसा नहीं है, एक सरपंच का कार्यकाल जो 5 साल पूरा होता है ना, पूरा होने से पहले ही नया सरपंच बनाना होता है।
और नियम ये है कि जो पहले वाला सरपंच चला गया घर या उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर तो चुनाव कराना जरूरी है। ये इस संविधान की वजह से, पहले ऐसा नहीं था, 5 साल पूरे हो गए तो 5 साल और रह जाता था, एक ही आदमी चुनाव कराते नहीं थे। तो इस संवैधानिक मान्यता दिए जाने का फायदा ये हुआ भारतीय पब्लिक को कि अब हर 5 साल के बाद सरकार को चुनाव कराना आवश्यक है, सरपंचों के, प्रधान के, प्रमुख के। अब नीचे चलेंगे, 9A नगर पालिकाएं। ये नगर पालिकाएं भी मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई 1992 74वां संविधान संशोधन, और उसके तहत 9A जोड़ा गया भाग, और इधर क्या जोड़ रहे हैं, अनुच्छेद 243, जिसे ओ तक क्या हो गया ना, तो 243 पी, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आ गया, फिर जेड के बाद फिर वापस ए से शुरू किया, तो क्या हुआ इसमें, जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, समझिए ना आप, ये जो अनुच्छेद है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। कितने हो गए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 11 तो ये हो गए आपके। अच्छा, इसमें फिर है ए बी सी डी ई एफ जी, ये 18, ये टोटल 18 अनुच्छेद हो गए, है ना, 18 हो रहे हैं सारे अनुच्छेद, तो ध्यान में रखेंगे, एक अनुच्छेद नहीं है, 243 पी से 243 जेड जी तक जाओगे तो 18 अनुच्छेद हो जाएंगे, 18 नियम लिखे हुए हैं। ऐसे इसमें यहाँ 16 नियम है, 16 अनुच्छेद है, ये 243 से 243 जीरो तक जाओगे तो, जीरो नहीं सॉरी, ओ तक जाएंगे, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जी के 11 हो, तो कितने 16 अनुच्छेद, इसमें 18 अनुच्छेद। आगे चलेंगे, भाग 9A हो गया ना। अब अपने को क्या है कि देखो कुछ भाग ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने उनको लिखा नहीं, आपकी पटवारी एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट्स वो इन भागों से पूरी हो जाएगी, तो सभी भाग मैंने यहाँ नहीं लिखे। अभी जैसे ये टॉपिक हम आरएस वालों को पढ़ाते हैं या जैसे आईएएस वालों को पढ़ाते हैं या सब इंस्पेक्टर वालों को पढ़ाते हैं, तो उसमें फिर सारे उनको जो भाग है उनकी चर्चा करनी होती है। सभी भाग आरएस वालों को तो लगभग ये मानो अधिकांश भाग याद करने होते हैं, आईएएस वालों को सारे भाग याद करने होते हैं, लेकिन आपको पटवारी एग्जाम के लिए ये जो मैंने भाग लिखे हैं 22 भाग है ना, 22 में से मैंने जो ये लिखे हैं बस ये भाग ही आपको याद करने हैं, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, बाकी भाग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि जैसे हमने ये लिखा था ना नगर पालिकाएं, उसके बाद भाग 10 आया, तो भाग 10 का संबंध एसटी से है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और यदि आप चलेंगे भाग 11 तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है उसमें, तो भाग 11 में क्या लिखा है, संघ और राज्यों के बीच संबंध के मामले में अनुच्छेद है 245 से 263 तक, उसमें लिखा है। और आप भाग 12 में जाएंगे तो भाग में वित्त से संबंधित है 264 से लेकर 300A तक, तो उसमें क्या लिखा है, ये जैसे आपकी वित्त आयोग या अभी जैसे जीएसटी बनाया ना सरकार ने, वो इसमें लिखा हुआ है। और आगे जाएंगे भाग 12 में व्यापार से संबंधित कानून है 301 से लेकर 307 तक। फिर आगे भाग 12 में वित्त से संबंधित है और 13 में है व्यापार से संबंधित 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो वो 308 से 323, तो वो उसमें आपकी सेवाएं जो ये आईएएस वगैरह ये जो सरकारी सेवाएं है ना राज्यों की केंद्र की, उनके बारे में उल्लेख है। और इन्हीं से संबंधित एक भाग 14A है, उसका संबंध 323A से 323B तक है उसमें, यानी 2 ही अनुच्छेद है वो, तो उससे अधिकरण है, वो अधिकरण का संबंध इन सेवाओं से होता है, नौकरियों से, तो इसलिए उसको 14A नंबर दिया गया और भाग 14 के साथ ही उसको जोड़ा गया। अच्छा, एक भाग है इसमें भाग 15 आता है, तो वो निर्वाचन से संबंधित है 324 से 329A। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन, जिसमें आपके चुनाव आयोग जो है केंद्रीय चुनाव आयोग भारत का, वो उसका उल्लेख है। और तो इसमें भाग 15 324 से 329 है, ये आपको याद रखना है, भाग 15 इसको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद भाग 16 आता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ग है, जैसे एसटी के लिए
विशेष प्रोविजंस है संविधान में, मान लो उसके लोकसभा में और विधानसभाओं में जो उनके रिजर्वेशन है, एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है, उनके बारे में उल्लेख है। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको उसमें फिर आगे चलेंगे, जिसे भाग 17, तो 17 में राजभाषा 343 351 राजभाषा यानी सरकार के काम की भाषा क्या होगी उसके बारे में उल्लेख है, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, क्या है, तो ये भी जरूरत नहीं है आपको याद करने की। फिर एक महत्वपूर्ण भाग आता है भाग 18। तो ये जो भाग 18 है ना, इसमें आपातकालीन प्रावधान है भारतीय संविधान में 352 से लेकर 360 तक। और अभी आप समझते हैं क्या चल रहा है, अभी कोरोना, और कोरोना की वजह से भारत सरकार की आय घट कर रह गई है 20%। गवर्नमेंट की जो आय है, पहली बार आजादी के बाद 70 साल के इतिहास में सरकार की इनकम एकदम से 2 महीने में नीचे आ गई, यानी 20% रह गई। मान लो आज आपकी इनकम 10,000 रुपए पर मंथ हो आपकी परिवार की, और घट के 2,000 ही रह जाती है, तो कितनी बड़ी घटना होगी। तो ये बहुत बड़ी घटना है अभी भारत की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो अभी लोग क्या अटकलें लगा रहे हैं कि यार भारत में वित्तीय आपात लागू हो सकता है। तो वो जो वित्तीय आपात होता है ना, जब सरकार के पास पैसा नहीं रहता तब वित्तीय आपात लागू किया जाता है कि पैसे की कमी हो गई सरकार के पास, तो कई पाबंदियां होती है इसमें। सरकारी नौकरियों वालों को, जैसे सरकारी नौकरी तो उनकी सैलरी में कटौती की जाती है, और भी सरकार के खर्चे हैं वो कम किए जाते हैं, इवन न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि एक वित्तीय आपात लागू किया जाता है, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 है ना, उसका संबंध है वित्तीय आपात, और इसको लागू करता है राष्ट्रपति। तो ये वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद है, अभी मामला हाईलाइटेड है ये, और हो सकता है भारत में वित्तीय आपात लागू भी हो जाएगा। तो सरकार अभी इसलिए करना नहीं चाहती है कि उससे भारत की साख खत्म हो जाएगी विदेशों में, अपनी जो रेपुटेशन है पैसे के मामले में वो कम हो जाएगी। तो फिर लोग अपने को लोन देने वाले हैं, चाहे विश्व व्यापार, ये विश्व बैंक है, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ये क्या करेंगे, फिर भारत को लोन देने में थोड़ी सी सतर्कता रखेंगे, और कहेंगे यार अब ज्यादा नहीं देंगे, आप है ना आर्थिक संकट से घिरे हुए हो, क्या पता दिवाळे हो जाओ। भारत की रेपुटेशन विश्व में अच्छी है वैसे फाइनेंस के मामले में, पाकिस्तान की तरह नहीं। पाकिस्तान को सब दिवालिया मानते हैं, उसको कोई लोन देता ही नहीं। पाकिस्तान 10% भी ब्याज दे दे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को या किसी देश को, तो उसको ब्याज देने, उसको लोन देने में विचार करेंगे। भारत 3% ब्याज देगा तो भी लोन दे देते हैं, क्योंकि भारत की रेपुटेशन है वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में। तो भारत सरकार क्या है कि वित्तीय आपात लागू करके अपनी रेपुटेशन खत्म नहीं कराना चाहती वहां अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, विश्व के देशों के बीच में। इसलिए अभी यही चाह रहे हैं कि भाई वित्तीय आपात लागू करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर जैसे कोरोना का कहर और अगर बरपा और सरकार की इनकम जैसे यही रही 20% चल रही है, तो फिर सरकार को इस तरह का कोई स्टेप उठाना पड़ सकता है। पहली बार भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये मानो कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय आपात की घोषणा हो सकती है। तो उसके लिए ये 360 अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और इसका संबंध इस भाग 18 से है, सिर्फ भाग 18 को एकदम याद रखना है। वैसे 356 भी इसी में ही है, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त करती है ना। तो ये भी याद रखेंगे। 352 में राष्ट्रीय आपात होता है। तो ये सभी उपबंध आपात उपबंध कहलाते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस है, तो ये ध्यान रखेंगे। भाग 18 में वित्तीय आपात के प्रावधान का उल्लेख है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे पूछ ले कि वित्तीय आपात के प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो अपने को याद रखना है भाग 18, अनुच्छेद विशेष का 360 है। तो ये ध्यान में रखेंगे। एक जैसे 18 हो गया, आपके 19 में ऐसे अनुच्छेद है छोटे अलग अलग टाइप के, कोई खास नहीं उसमें, तो वो भी प्रकीर्ण है, उसमें प्रकीर्ण टाइप के है वो। एक भाग 20 संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जाता है ना, जैसे कोई चीज लिखी हुई पहले से उसको हटा देना, और या जिसे कोई नई चीज जोड़ना, जैसे जोड़ेंगे ना पंचायतें, या पहले से लिखी उसमें कुछ चेंज कर देना। उम्र, मतदाता की उम्र को 21 साल से घटाकर क्या किया गया 18 साल, वो संशोधन, वो भी संशोधन कहलाएगा। ये जो संशोधन की प्रक्रिया है कि करेंगे कैसे, उस प्रोसीजर का उल्लेख इस अनुच्छेद 368 में है, और उसका भाग है 20। अच्छा, आप देखेंगे इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है,
ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ नोट करने वाली कि इस भाग में एक ही अनुच्छेद है, क्योंकि संशोधन से संबंधित है ये भाग। और संशोधन से संबंधित ये जितने जितने भी अनुच्छेद है ना भारत में संविधान में 395, उनमें संशोधन से संबंधित अनुच्छेद एक ही है। अब है ही नहीं दूसरा, तो फिर कहां से लाके डाले? ऐसा तो है नहीं कि उठा के मान लो या पंचायत यहाँ ज्यादा और के 18 अनुच्छेद हो रहे हैं नगर पालिकाओं में, तो यहाँ बार कम करने के लिए 2-4 यहाँ डाल दो लाके, ऐसे डाल नहीं सकते, क्योंकि उस दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। उसका सब्जेक्ट नगर पालिका है और इसका सब्जेक्ट संशोधन है, संविधान संशोधन है। तो मैंने क्या कहा, भाग की विशेषता होती है कि वो एक ही प्रकार के अनुच्छेदों का समूह होता है। एक भाग में एक सब्जेक्ट के अनुच्छेद रखे जा सकते हैं, एक विषय के अनुच्छेद रखे जा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के या 2 सब्जेक्ट्स के 2 विषयों के 2 मामलों के अनुच्छेद नहीं रखे जा सकते। तो ये अच्छा, एक भाग 21 को इसलिए याद रखेंगे, इसमें अस्थायी प्रावधान है 369 से लेकर 392 तक। और अभी अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी। भारत के राजनीतिक इतिहास में हमने सबने देखा था, आप जानते हैं। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, वहां से धारा 370 के अधिकांश प्रोविजंस हटा दिए गए हैं, 35 से बिल्कुल खत्म कर दी गई है। तो वो सारे उस जो 370 अनुच्छेद था ना, उसका संबंध इस भाग 21 से था। आपसे पूछ ले कि चलो अनुच्छेद 370 भारत के किस भाग में उल्लेखित है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो क्या बताएंगे? 21, भाग नंबर 21। और यहां क्या लिखा है? अस्थायी, यानी इन अनुच्छेदों की प्रकृति अस्थायी है, इसीलिए तो 370 को जो प्रावधान थे वो खत्म किए गए, बिना संशोधन के खत्म कर दिए। संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, संशोधन प्रक्रिया से नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पहले से लिखा है अस्थायी है, जब भी चाहे संशोधन खत्म कर सकती है उसको, तो खत्म कर दिया। तो आप समझेंगे, चूंकि कश्मीर का मैटर भी हुआ ही है तो याद रखेंगे। अच्छा, ये सभी मैंने जो आपको भाग याद रखने हैं, एक 22वां भाग रह गया आपके। तो 22वें भाग में क्या होता है कि भारतीय संविधान का नाम वगैरह लिखा हुआ कि भारतीय संविधान का नाम क्या होगा, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, भारतीय संविधान। इस संविधान का जो नाम है, एग्जैक्ट नाम, विधिवत नाम, औपचारिक नाम, फॉर्मल जो नेम है भारतीय संविधान का, वो ये लिखा भारतीय संविधान। ये भाग 22 में लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रख लेना कि भारतीय संविधान का नाम क्या है। अब वो कौन से अनुच्छेद में, ये आपसे पटवारी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब मैंने ये जो भाग सारे लिखे हुए हैं ना, यही क्यों लिखे, इसमें देखो पेपर सेटर क्या करता है कि चाहे राजनीति विज्ञान है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, वो करंट से रिलेटेड टॉपिक उठाता है। अब ये करंट घटनाओं से कैसे संबंधित है, अभी आपको मैंने बताया भाग 21 है। तो जैसे कश्मीर की घटना हुई थी, अभी 370 को हमने हटाया या उसमें फिर बदल किया। अभी संशोधन का तो सदाबहार हमेशा ही चलता रहता है, संशोधन का मामला तो आप जानते हैं। संशोधन में तो जैसे अभी ईडब्ल्यू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, संशोधन किया गया उसमें। तो ये इसी प्रकार जैसे आपात उपबंध है, वो मैंने आपको बताया कि कोरोना का मामला चल रहा है तो वित्तीय आपात लागू हो सकता है, वित्तीय आपात का उल्लेख इसमें है। तो ये भाग आपको याद रखना। निर्वाचन सदाबहार टॉपिक है, ये निर्वाचन होता ही रहता है, तो उसमें भी है ही प्रमुख। ये नगर पालिकाएं, इस साल नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, इसलिए ये भाग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचायतों के चुनाव अभी हुए ही हैं इस साल, 5 साल में होते हैं ये भी एक बार, तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया, अपने को याद रखना। पूछ लेंगे, चलो पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। और संघ वाला जो भाग है, ये इसलिए कि ये सबसे बड़ा भाग है इन 22 भागों में। बड़ा इसलिए कि इसमें 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद लिखे हुए हैं, यानी कितने 100 हो गए यहाँ पे। इन देखो, एक तो भाग 20 है जिसमें एक अनुच्छेद है, एक भाग 5 है जिसमें 100 अनुच्छेद है। कितना फर्क है दोनों में? फर्क क्या है? आप चाहते तो यहां से 50 उठा के इसमें डाल देते ना संशोधन वाले में, लेकिन नहीं डाल सकते, क्योंकि एक भाग में एक ही विषय से संबंधित अनुच्छेद रखे जाएंगे, ये शाश्वत नियम है, ऐसा नियम इन्होंने बना रखा है। तो इसलिए उधर के अनुच्छेद यहाँ, अब यहाँ और भी जोड़ने पड़े ना, संघ से संबंधित। मान लो राष्ट्रपति से संबंधित अपने 10-20 कानून और बना दिए, प्रधानमंत्री से संबंधित बना दिए, लोकसभा से संबंधित बना दिए, तो बनाएंगे तो सारे के सारे यही जाएंगे, ऐसा नहीं उनको अनुच्छेद में संशोधन में डालने गए, समझे ना। इसलिए 100 अनुच्छेद लिखे हैं इसमें। अभी आज के तारीख में सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का, भाग नंबर 5, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं।
भारतीय संविधान के अपने सिलेबस के, तो इनको तो हमेशा याद रखना होता है। तो आप समझ गए, इन सभी भागों को आपको याद रखना है, बाकी जो भाग बचे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पटवारी का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है भाग से संबंधित है, वो यहां से पूरी हो जाएगी बस। अब ज्यादा अपने को और भाग रटने करने की, याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी पूर्ति यहां से हो जाएगी। तो ये भाग हो गए, यानी समझिए ना आप, भाग का मतलब ऐसा समूह, अनुच्छेदों का ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के हो, वो भाग है। और कुल 22 है, उस वक्त भी 22 थे, आज भी 22 ही है भाग। अब कई लोग कहते हैं कि साहब आप 25 भाग है, वो 25 इसलिए कहते हैं कि एक तो जोड़ा गया है, देखो मोल करते हुए, है ना, एक भाग तो ये हो गया, इसको तो बताते हैं वो 23वां, फिर 23 नंबर ये हो गया। एक जोड़ा गया नगर पालिका है, जैसे 9A हरा दिए, तो एक ये हो गया, तो एक दो 23वां 24वां इसको बताते हैं, और 25वां बताते हैं। यहां मैंने लिखा नहीं, 14A आता है, 14A भी जोड़ा गया था बाद में, तो ऐसे करके वो 25 बताते हैं कि भारतीय संविधान में 25 भाग है। कई बुक्स में, गाइड्स में, वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, इवन कोचिंग सेंटर में पढ़ा देते हैं टीचर कि भारतीय संविधान में 25 भाग है। लेकिन भूल कर भी भ्रमित मत होना, याद मत कर लेना इस फैक्ट को कि 25 होते हैं, 22 ही थे और 22 ही हैं। अगर आप कहते हो, मान लो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि हाँ 22 भाग है, तो चलो आप मेरे को बता दो, जैसे आपने कहा कि 25 है तो चलो 25 मान लेते हैं, 25 है ना, तो फिर आप मेरे को बता दो भाग नंबर 23 में क्या लिखा है। आप कहोगे साहब भाग नंबर 23 में मूल करते हुए, क्योंकि 23वां नंबर इसका मान रखा आपने, चलो ठीक है, मान लिया मूल करते हुए का भाग का नंबर है 23वां, तो चलो ये बता दो 4A में क्या लिखा, फिर क्या कहोगे, फिर वहां भी मूल करते हुए लिखा, तो मूल करते हुए दो भागों में लिखा है, 23 में भी लिखा है, 4A में भी लिखा है, तो क्या रहेगा आपका आंसर, किसको मानोगे, जो चीज अभी लिखी हुई उसी को मानोगे, तो 4A ही मानोगे ना। आप जब 22 भागों की सूची देखोगे तो 23 नंबर का भाग कहीं नहीं मिलेगा आपको, बस ये लास्ट जो सीरियल नंबर है ये 21 मैंने लिखा, 22वां आएगा बस यहाँ, उसके बाद ऐसा नहीं कि 23 24 25 लिखा हुआ है। तो जब सीरियल नंबर ही नहीं है तो फिर आप कैसे मान रहे हो कि 25 होते हैं, 24 होते हैं, 23 होते हैं। तो इसको एकदम याद रखें कि 22 भाग है। ऐसे ही अनुच्छेद में है 395 अनुच्छेद है। तो ये अच्छा, इसमें चलेंगे अनुसूचियां। तो इसमें देखो क्या आ गया, अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, 26 नवंबर 1949 को, बाद में जुड़कर 4 और जुड़ी तो अभी 12 है, अनुसूचियों में वृद्धि हुई है। अच्छा, एक ये भी इसका भाग होती है, भी बताते हैं अनुसूचियां क्या होती है। और परिशिष्ट ये 5 है भी, और सभी परिशिष्ट बाद में जोड़े गए, यानी संविधान बनने के बाद 1954 में जोड़े, शुरुआत में। परिशिष्ट 1 और 2 का संबंध कश्मीर से है, 35 से जो धारा वो अनुच्छेद था ना कश्मीर में, जिसने कश्मीर को विशेष अधिकार या विशेष स्थिति दे रखी थी भारत में, कि जैसे संपत्ति का अधिकार वहां के मूल निवासियों को ही होगा, है, वहां की लड़की अगर बाहर वाले से विवाह कर लेती है तो उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा, हिस्सा नहीं मिलेगा, है, वहां आरक्षण नहीं है एसटी का। या जैसे वहां की सरकारी नौकरियों में के एग्जाम में बाहर वाले नहीं बैठ सकते, ये जो इस तरह के नियम, वहां अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा, ये सारी चीजें उस 35 अनुच्छेद में लिखी हुई थी, 35A में। तो उसको इस परिशिष्ट में जोड़ रखा था। जब वहां ना अभी जैसे 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से ही हटाया गया, 35 से हटाया गया, तो लोगों ने ढूंढा ये था कहा कि चलो संविधान को खंगालते हैं, तो एक अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद नंबर 395 तक देखा उन्होंने, कहीं नहीं मिला, नहीं मिला, तो यार है कहां, फिर पता लगा कि परिशिष्ट में है, वो 1 और 2 में लगा रखा था। तो फिर अमित शाह ने जाके वहां से पकड़ा उसको, अच्छा यहाँ है, यहाँ छिपा बैठा है, तो यहां से हटाया गया उसको, समझे ना। तो आप ध्यान रखेंगे परिशिष्ट 5 है। इसके अलावा ज्यादा आपको परिशिष्ट के बारे में वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पटवारी एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। वैसे आपको इतना आना चाहिए कि जो परिशिष्ट है वो भी संविधान का हिस्सा है, अनुसूचियां भी हिस्सा है, अनुच्छेद है और उद्देशिका है। 1 2 3 4 ये 4 घटक है भारतीय संविधान के, इन चारों को मिलाकर सम्मिलित रूप से भारतीय संविधान कहा जाता है। अब चलें आप अनुसूचियां। अब अनुसूचियां क्या होती है ये देखिए आप, अनुसूचियां क्या है भारतीय संविधान में। देखो भारतीय संविधान में देखिए, भारतीय संविधान में कुछ बातें ऐसी है जो सूची के रूप में लिखी हुई है, सूचियां बनी हुई उनकी, तो उन सूचियों को अनुच्छेद में नहीं लिखकर
अलग से लिखा गया है। तो वो जो सूचियां है उन्हें ही अनुसूचियां कहते हैं, शेड्यूल्स। समझ गए? तो ये अनुसूचियां मूल संविधान में तो 8 थी और अभी 12 हो गई, 4 बाद में जोड़ी गई। तो अब यहां जाएंगे तो देखो जैसे पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में क्या लिखा है, उसमें भारत के जितने राज्य हैं 28 राज्य, 28 राज्य है ना अभी, 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश 8, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज 8 हैं भी, ऊपर से चलेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, नीचे आए इधर पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और नीचे से कौन सा रह गया, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद फिर आएगा दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को अभी भारत सरकार ने 26 जनवरी 2020 को मिलाकर एक कर दिया है। इसलिए अब जो संघ राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 8 ही रह गए हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। आपको अगर देखना हो कि भारत में कितने राज्य हैं, उनके क्या क्या नाम है, तो आपको इस अनुसूची नंबर 1 को देखना पड़ेगा। संविधान में 1 से लेकर 395 तक कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भाग में नहीं मिलेंगे आपको, वो मिलेंगी इस अनुसूचियों में। उसमें नंबर 1 वाली जो अनुसूची है, पहली जो अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य 28 है, संघ राज्य 8 है। अनुसूची नंबर 2 यानी सूची नंबर 2, संविधान के साथ जो चस्पा है सूचियां, उसमें 2 नंबर की जो अनुसूची, उसमें क्या लिखा है, वेतन भत्ते। वेतन का मतलब होता है आदमी अगर ऑफिस में उपस्थित है, कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी, तो उसको हर महीने पैसे मिलने, काम कितना किया उसने, वहां इसकी वैल्यू नहीं है सरकार में। बस वो आ गया सुबह से 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस में बैठ गया, अच्छा ठीक है उसको पेमेंट देना है, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह आया तो उसको देनी है, ये तो वेतन हो गया। एक भत्ते होते हैं, भत्ते का मतलब जब कोई वास्तव में उसके लिए पैसा खर्च कर रहा हो उस काम के लिए, तो ही उस काम के लिए पैसा दिया जाएगा। जैसे वो बीमार हुआ हो तो उसको मेडिकल भत्ता मिलेगा, दवाइयों के पैसे मिलेंगे हैं। और जैसे टेलीफोन भत्ता है, तो टेलीफोन का इस्तेमाल करेगा, मोबाइल का इस्तेमाल करेगा, तो ही उसको पैसे मिलेंगे। मोबाइल तो चला ही नहीं रहा, कहते साहब मेरे को 1000 रुपए महीने के मोबाइल के दो या इंटरनेट के दो, तो सरकार नहीं देती, इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा, समझे? तो ये भत्ते कहलाते हैं। मान लीजिए यात्रा पर गए, कहीं बाहर यात्रा पर जाते हैं, तो फिर खाने वगैरह के, होटलों के, रहने करने के, आने जाने के किराए के पैसे, ये भत्ते कहलाते हैं। तो भारत के जो बड़े पदाधिकारी है ना, उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है इसमें। ऐसा नहीं कि भाई सारे कर्मचारी के सबके आप पटवारी बन गए तो आपके भी वेतन का उल्लेख यहाँ संविधान में लिखा जाएगा, यहाँ नहीं है पटवारियों के वेतन का उल्लेख, कलेक्टर के उल्लेख भी नहीं है। यहाँ पे उल्लेख है राष्ट्रपति, किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, अच्छा उपराष्ट्रपति नहीं है, ध्यान में रखना इस बात को। क्या क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, और इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश के वेतन भत्तों का उल्लेख, और किसी के वेतन भत्तों का नहीं है। ये विशेष रूप से यहां ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है इसमें। अच्छा, अब चलेंगे अपन, ये तो यानी अनुसूची 2 का संबंध है वेतन भत्तों से, इनके वेतन भत्ते लिखे हुए कि राष्ट्रपति को इतना वेतन मिलेगा। एक है अनुसूची 3, इसमें शपथ का प्रारूप है। देखो जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे सरपंच से लेकर आप पकड़ लो राष्ट्रपति तक, सबको क्या होता है कि शपथ लेनी होती है जब अपने पद पे बैठते हैं। तो शपथ प्रारूप क्या होता है, यहाँ पे ये जो अनुसूची नंबर 3, इसमें शपथ प्रारूप का मतलब शपथ किस प्रकार की लेंगे, क्या बोलेंगे शपथ में, फॉर्मेट क्या होगा शपथ में, किस तरह की लैंग्वेज होगी, क्या क्या शब्द बोले जाएंगे, उसे कहते हैं प्रारूप, शपथ का प्रारूप। तो शपथ में जब वो बोलता है क्या बात बोलेगा, उसे कहते हैं वो चीज शपथ प्रारूप में होती है। तो ये जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है शपथ के, वो इस अनुसूची 3 में लिखे हुए, लेकिन सभी पदाधिकारियों की नहीं, उसमें फिक्स है कौन से पदाधिकारी, मंत्री, केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री है, केंद्र सरकार में मोदी सरकार में भी जितने मंत्री, उनकी शपथ के प्रारूप क्या होंगे वो इसमें लिखे हुए हैं। अच्छा, राजस्थान सरकार है, जैसे राज्य सरकारों के मंत्री है, मुख्यमंत्री से लेकर सारे राज्य मंत्री वगैरह सब आ गए, उनकी शपथ का प्रारूप है। और एक है सांसद, लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको सांसद कहते हैं।
उनके उनकी शपथ का प्रारूप भी इसमें ही लिखा हुआ है, यहीं पे इसी में लगा हुआ है अनुसूची 3 में। एक जैसे विधायक है, राज्यों में विधायक होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा के मेंबर्स को विधायक कहते हैं। तो ये एमएलए जो है उनके शपथ का प्रारूप ये भी शपथ लेते हैं, इसमें उल्लेखित है उच्चतम न्यायालय एससी सुप्रीम कोर्ट और एससी हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और भारत के जो उच्च न्यायालय है 25 उच्च न्यायालय, 25 ही उच्च न्यायालय, तो उसमें इन न्यायाधीशों को भी शपथ लेनी होती है, तो उनके शपथ का प्रारूप भी यहाँ इस अनुसूची में लिखा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। और एक अब आप पूछेंगे तो साहब फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल नहीं है, यहाँ लिखा ना नहीं है, इसका मतलब ये कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल जो शपथ लेते हैं उनका प्रारूप कहाँ है, यहाँ नहीं है। तो फिर या तो फिर शपथ लेते ही नहीं है, नहीं शपथ तो लेते हैं लेकिन उनका प्रारूप यहाँ नहीं लिखा हुआ, इस अनुसूची में बस इन लोगों के प्रारूप है। इनके जो प्रारूप है एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप कहाँ लिखा हुआ है, तो वो अनुच्छेद 60 में है, यहाँ नहीं है। या ये पूछ ले कि चलो बताइए राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची में है, तो वो अनुसूची 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, नीचे लिखेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि साहब जब मंत्री का आ रहा है, इसमें न्यायाधीश का आ रहा है, सांसद का आ रहा है, तो फिर राष्ट्रपति का नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। वेतन भत्तों में राष्ट्रपति का नाम है, वेतन भत्तों वाली अनुसूची में नाम है राष्ट्रपति का, लेकिन शपथ प्रारूप वाली सूची में राष्ट्रपति का नाम नहीं है, एकदम क्लियर रहना यहाँ। अच्छा, शपथ वैसे तो मंत्री वगैरह, मंत्री 4 प्रकार की शपथ लेता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है सब जानने की। पटवारी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि मंत्री कितनी शपथ लेता है या एमएलए कितनी या एमपी कितनी। अभी जैसे यही टॉपिक हम आरएस वालों को पढ़ाएंगे, आईएएस वालों को पढ़ाएंगे, तो उसमें ये भी बताते हैं कि मंत्री 4 प्रकार की लेता है, सांसद 2 प्रकार की लेता है, क्या क्या बोलता है वो, किस प्रकार की सब उसमें बोला क्या जाता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पटवारी में जानने की। अब नीचे चलेंगे, अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा है ना, भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो राज्यसभा जो उच्च सदन है उसके स्थायी सदन उच्च सदन, तो इसमें क्या है कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीटें दी गई है। लोकसभा में भी ऐसे ही है भाई, जैसे राज्यसभा में राजस्थान को कितनी सीट दी गई है, 10 सदस्य चुन के जाता है ना राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा की सदस्य जो है, विधायक जो है, वो 10 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं राज्यसभा के लिए। तो ये राजस्थान को 10 सीटें मिली हुई। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां 34 सीटें मिली हुई उनको, वहां से 34 सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा के लिए। या जैसे अपन बात करें सिक्किम की, वहां से 1 जा रहा है, गोवा से 1 जा रहा है, तो ऐसे दिल्ली से 3 जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये भारत में जितने भी राज्य 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 3, सबसे नहीं जाते केंद्र शासित प्रदेश में, जहां विधानसभा होती है वहीं से ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो 3 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों या 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है भारत में, जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे दिल्ली और पुदुचेरी। तो तीनों से ही राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। बाकी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश है वहां से राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो किस राज्य को कितनी सीटें मिली हुई है वो सारा इस अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। केंद्र राज्य, अच्छा 5 और 6 अनुसूची जनजाति से संबंधित है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, पटवारी में नहीं पूछा जाएगा। नीचे चलिए अनुसूची नंबर 7, इसमें केंद्र राज्यों के मध्य विषयों का वितरण। भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग विधानमंडल है, वहां भी कानून बनाने वाली संस्था है संसद, राज्यों में भी कानून बनाने वाली, जैसे राजस्थान में विधानसभा है। तो दोनों के बीच में कोई टकराट नहीं होता क्या, लड़ाई नहीं होती क्या, वो तो कहे कि मैं बनाऊं कानून, वो कहे मैं। लेकिन इसमें 7वीं अनुसूची में क्या हुआ है, विषय बांट दिए गए हैं, सब्जेक्ट बांट दिए गए हैं। जैसे पुलिस जो विषय है उस पर कानून राज्य विधानसभा बनाएगी, लेकिन मिलिट्री के मामले में, एयरफोर्स के मामले में, नेवी के मामले में कानून संसद बनाएगी। रोडवेज के मामले में कानून राजस्थान विधानसभा या राज्य की विधानसभा बनाएगी। हवाई जहाज के मामले में, रेलवे के मामले में कानून संसद बनाएगी। ऐसे बांट रखा है। तो इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय लिखे मिलेंगे आपको जब देखेंगे इसको आप खोल के, और राज्य सूची है उसमें 66 विषय मिलेंगे, और जो आपके समवर्ती सूची है उसमें समवर्ती सूची में 47 विषय है। अब चलिए अनुसूची नंबर 8 में क्या है, भारत सरकार ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान कर रखी है उसका उल्लेख है, उन भाषाओं का सूची बनी हुई है। ये भाषाएं हैं 22।
ठीक है। अब इसमें मान्यता प्राप्त होने का मतलब ये होता है, या कोई कहे कि साहब इस सूची में, अनुसूची में भाषा होने से फायदा क्या है, तो उसका फायदा ये है कि इसमें जितनी भाषाएं लिखी हुई है उसमें आप आईएएस परीक्षा में अपना माध्यम बना सकते हैं उस भाषा को। जैसे मान लो आप गुजरात के हैं और गुजराती में आंसर लिखना चाहते हैं आईएएस की परीक्षा में, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि गुजराती इन 22 भाषाओं में सम्मिलित है। लेकिन आप कहेंगे मैं तो राजस्थानी को माध्यम बनाना चाहता हूं, तो राजस्थानी में आंसर नहीं लिखने दिया जाएगा आपको, क्योंकि राजस्थानी का नाम इन 22 भाषाओं में नहीं है, ये याद रखेंगे। अच्छा, अनुसूची नंबर 9 भूमि सुधार कानून, ये जोड़ी गई बाद में, 8 पहले थी मूल संविधान में। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, तब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पूरे भारत में जो लगभग 300 भूमि सुधार कानून बनाए गए राज्य विधानमंडलों द्वारा, विधानसभाओं द्वारा, उनको सम्मिलित किया गया है। मतलब कैसे? भूमि सुधार का मतलब ये होता है कि भूमि में पहले बिचौलिए हुआ करते थे, जागीरदार, जमींदार, ये किसानों से अनावश्यक उनसे टैक्स वसूल करते थे और इससे खेती के विकास पर कुप्रभाव पड़ रहा था, तो इसलिए भूमि सुधार किया गया। और भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ कि इन बिचौलियों को हटाया गया। बिचौलियों को हटाना, मीडिएटर्स को हटाना, जमींदारों को हटाना, जागीरदारों को हटाना ही भूमि सुधार कहलाता है। और भूमि सुधार, क्योंकि आप पटवारी बनने जा रहे हैं तो पटवारी में भूमि का बड़ा महत्व होता है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि सुधार कानून का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 9वीं में है। और इससे भी बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें, इस अनुसूची में अगर कोई कानून डाल देते हैं तो फिर उस पर न्यायालय क्या नहीं कर सकता? उस पर न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, उसका पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, उसको रद्द नहीं कर सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। इसीलिए सारे कानून इसमें डाले गए हैं भूमि सुधार से संबंधित। वरना जमींदार लोग, जागीरदार लोग जाके कोर्ट्स में और उसको कैंसिल करा देते हैं, कोर्ट कैंसिल कर देता है कई बार कि ये तो संविधान के इस अमुक अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तो सरकार ने क्या है, इन कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया। आज वैसे नियम ये है कि 1973 से पहले अगर इसमें कोई कानून डाला है तो उसको न्यायालय छेड़ेगा नहीं, लेकिन बाद में डाला तो उसको छेड़ सकता है वो। अभी किस स्टेटस ये? अच्छा, दल बदल, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। दल बदल का मतलब होता है कि जीत के तो गया कांग्रेस पार्टी के टिकट से एमएलए, और वहां विधानसभा में जाने के बाद वहां उसकी स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई, विपक्षी दल ने कहा कि हम तुम्हारे को मंत्री बना देंगे, आ जाओ हमारे साथ, तो वो अपना दल चेंज कर लेता, पार्टी चेंज कर लेता है, कांग्रेस से जीत के गया बीजेपी मिल जाता है, इसे कहते हैं दल बदल। इससे संबंधित विस्तृत कानून बनाए गए 85 में, और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 10वीं अनुसूची में विस्तार से लिखे हुए, ठीक है। और नीचे चलेंगे 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे जाने थे। उन 29 विषयों की सूची है, ये जोड़ी गई 1992 में, जब भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो उस दिन संविधान में तो लिखा ही गया, ये जो मैंने आपको 18 अनुच्छेद बताए थे, इधर 243 से लेकर 243 ओ तक ये तो जोड़े गए, एक अनुसूची भी जोड़ दी गई यहाँ। उस अनुसूची में वो 29 विषयों की सूची बनी हुई है, जिनको क्या करना है, जिनको ये जो ग्राम पंचायतें हैं इनको सौंपा जाना है, ऐसा विषय इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें उल्लेखित है। तो ये पंचायती राज संस्थाएं हो गई 11वीं अनुसूची से। अच्छा, 12वीं अनुसूची का संबंध नगरपालिकाओं से है। भारतीय संविधान का संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। कैसे? भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़कर 243 पी से 243 जेड जी तक नए अनुच्छेद जोड़े गए। इन अनुच्छेदों के द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता देकर उधर अनुसूची 12 जोड़ी गई। इस अनुसूची में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि कुछ 18 विषय ऐसे हैं जो इनको सौंपे जाने हैं। किनको? नगरपालिकाओं को, सरकार से। अब ये 18 विषय, 29 विषय अभी आप समझ नहीं पाओगे क्या क्या है, इनमें क्यों सौंपे जा रहे हैं, इसका क्या प्रक्रिया है, वो कैसे काम में लेंगे, कैसे चलाएंगे उसको, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे जब पंचायत राज व्यवस्था को, नगरपालिकाओं को अपने सिलेबस में है, तो आप समझ जाओगे सारा। वैसे ये जो अनुसूचियां हैं ये संविधान का बहुत बड़ा भाग है ये, और जब आप पूरा संविधान पढ़ोगे ना तभी ये सारा समझ में आएगा। तो जब दोबारा वापस देखेंगे तो आप सही समझेंगे। अभी एकदम से मुझे मालूम है जिसने अगर संविधान नहीं पढ़ रखा है वो समझ में नहीं आएगा ये। अब वो जानता ही नहीं राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे समझेगा?
केंद्र राज्यों के मध्य विषयों का वितरण, अब वो जानता ही नहीं केंद्र राज्य क्या होते हैं, इनमें संबंध क्या होते हैं, विषय क्या होते हैं, तो वो इस सूची को समझ नहीं पाएगा। यहाँ यही बात है ना। अब इसी तरह मान लो किसी से कह दो दल बदल, अब दल बदल एक बहुत ही विस्तृत कंसेप्ट है ये, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे दल बदल ये होता है। तो अनुसूचियां, मूल अधिकार, ये जो भाग हैं ये सभी क्या करेंगे, अपन जब संविधान पढ़ लेंगे ना एक बार पूरा, उसके बाद एक बार में एक क्लास और लूंगा इनकी, फिर आपको एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे सभी और एक बार में आप समझ जाओगे। आपने सुना, देखा, धन्यवाद और फिर मिलेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान नहीं रहा मुझे, कि आपको जैसे अनुसूचियां, मूल अधिकार, इनके बारे में और डीपली पढ़ाई करनी है समझने के लिए, तो आप हमारा इनसे संबंधित एक वीडियो जो आरएएस परीक्षार्थियों के लिए हमने जारी कर रखा है उसको देख सकते हैं, इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है, तो उसमें आप अच्छे से और समझ जाओगे।